मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं देयर का प्रयोग पढ़ाऊंगा। देयर शब्द जो है, ऐसा जो है शब्द है यहाँ पर जिसका कोई अर्थ नहीं होगा, लेकिन इसके जो है बिना अनुवाद गलत हो जाता है। अब देयर का प्रयोग कहाँ होगा, यह ध्यान दीजिएगा। यदि वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट न दिया हो, बल्कि कोई अन्य शब्द हो, कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के अंदर या ऊपर हो, वाक्य के अंत में क्रिया अकेली हो, तो वहां पर देयर का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी प्रस्तावना कोष्ठ में इंट्रोडक्शन INTRODUCTION इंट्रोडक्शन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसे इंट्रोडक्टरी एडवर्ब कहते हैं। इसे इंट्रोडक्टरी एडवर्ब कहते हैं। जैसे मेरे जेब में एक कलम है। मेरे जेब में एक कलम है। ध्यान से सुनिए। अब जो है परिभाषा से और वाक्य का मतलब मिलान होना चाहिए, तभी आप अनुवाद जो है 100% सत्य कर बनाएंगे। मेरे जेब में एक कलम है, परिभाषा कह रहा है यदि वाक्य के प्रारंभ में कर्ता न दिया हो, तो वाक्य के प्रारंभ में दिया है मेरे जेब। कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के अंदर या ऊपर हो, तो जेब एक अलग चीज और कलम एक अलग चीज। तो जेब के अंदर जो है कलम है। वाक्य के अंत में क्रिया अकेली हो, तो यहाँ पर है दिया है या जो है, इसलिए इस प्रकार का वाक्य मिलेगा। तो इसका अनुवाद आप देयर से बनाएंगे। इस देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। इसके लिए जो है मतलब निश्चिंत रहें कि देयर का जो है यहाँ कोई माने इस वाक्य में नहीं शब्द है। इसके बाद कभी कभी प्रस्तावना के लिए जो आता है, जैसे एक उदाहरण है, एक बार एक लोमड़ी थी। एक बार एक लोमड़ी थी। प्रायः कहानियां कुछ होती हैं जो वाक्य के प्रारंभ में इस प्रकार से शुरू होता है, एक बार एक लोमड़ी थी। अब इसके बाद जो है कहानी आगे बढ़ती है, तो इस तरह का अनुवाद भी जो है देयर से बनाएंगे। अब जो है एक चीज और समझ लीजिए कि यही ऐसा एक जो है चैप्टर है कि जो है सब्जेक्ट और वर्ब एक पास होता है। सबसे पहले अनुवाद में यहाँ पर लिख दे रहा हूं, यह देयर। इसके बाद जो है क्या है, एक कलम, और है तो एक वचन हो गया, तो देयर इज ए पेन। अब प्रश्न पूछिए, कलम कहाँ है? मेरे जेब में। इन माई पेन, इन माई पॉकेट। देयर इज ए पेन इन माई पॉकेट। दूसरा अनुवाद है, एक बार एक लोमड़ी थी। अब एक बार की अंग्रेजी, यह एडवर्ब है, वंस। इसको पहले लिख दिया जाता है, वंस। अब इसके बाद एक लोमड़ी थी, देयर वाज ए फॉक्स। अब हेडिंग दीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य स्वीकारात्मक है, तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय सबसे पहले देयर
इसके बाद नंबर 2 इज, आर, वाज, वर। इज, आर, वाज, वर। विल बी। नंबर 3 सब्जेक्ट। नंबर 4 ऑब्जेक्ट। नंबर 4 ऑब्जेक्ट। नंबर 1 देयर, इज, आर, वाज, वर, विल बी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब देखिए, पीछे पढ़ाया जा चुका है इज, आर, वाज, वर और विल बी, शैल बी इत्यादि का प्रयोग पढ़ाया जा चुका है। यहाँ पर भी उसी का नियम लागू रहेगा और एक नया शब्द है चैप्टर में बदल गया, देयर। अब जो है ध्यान दीजिए, कैसे मेरे झोले में एक पुस्तक है। मेरे झोले में एक पुस्तक है। तो अनुवाद बनाते समय सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, देयर। इसके बाद जो है एक पुस्तक है तो है कि अंग्रेजी इज, देयर इज। अब क्या है, एक पुस्तक, ए बुक। कहा, मेरे झोले में, इन माई बैग। दूसरा उदाहरण, मेरे जेब में 10 रुपए हैं। मेरे जेब में 10 रुपए हैं। मेरे जेब में 10 रुपए हैं। तो सबसे पहले अब क्या है, देयर। इसके बाद है कि अंग्रेजी आर। क्यों, क्योंकि 10 रुपए बहुवचन हो गया, देयर आर 10 रुपीज। देयर आर 10 रुपीज। कहा, मेरे जेब में, इन माई पॉकेट। इन माई पॉकेट। दूसरा उदाहरण, उस खेत में एक कुआं था। उस खेत में एक कुआं था। तो सबसे पहले देयर, अंत में दिया है था और एक कुआं, तो देयर वाज ए ओवेल। कहा, उस खेत में, तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे दैट, इन दैट, इन दैट फील्ड। इन दैट फील्ड। इन दैट फील्ड। दूसरा उदाहरण, उस बागीचे में 30 पेड़ थे। उस बागीचे में 30 पेड़ थे। तो सबसे पहले लिखेंगे देयर। इसके बाद थे बहुवचन हो गया वर, देयर वर। कितने पेड़, 30, 30 ट्रीज। कहा, उस बागीचे में, इन दैट गार्डन। इन दैट गार्डन। अब इसके बाद जो है, एक बार एक कौवा था। एक बार एक कौवा था। तो सबसे पहले लिख देंगे वंस। इसके बाद देयर। इसके बाद वाज ए क्रो। वंस देयर वाज ए क्रो। नोट, यदि वाक्य के अंत में राज्य करता था, रहता था शब्द आवे तो उसका भी अनुवाद देयर से बनाते हैं। जैसे, जैसे एक गांव में एक लंगड़ा रहता था। अंत में है रहता था शब्द दे दिया, लेकिन
जो है गांव के अंदर रहता था, इसलिए उसका भी अनुवाद बनेगा एक बार, वंस। देयर, वंस देयर लिव्ड, वंस देयर लिव्ड ए लैम मैन इन द विलेज। निगेटिव सेंटेंस, अब हेडिंग होगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, यदि वाक्य में नहीं शब्द आवे तो अनुवाद बनाते समय सबसे पहले डैश, नंबर 1 देयर, नंबर 2 इज आर वाज वर विल बी, नंबर 3 नॉट, नंबर 4 सब्जेक्ट, नंबर 5 ऑब्जेक्ट। नोट, यदि वाक्य में कोई नहीं शब्द आवे, कोई नहीं शब्द आवे तो नाट के जगह पर नो या नॉट एनी लिखते हैं, नॉट एनी लिखते हैं। जैसे मेरी कक्षा में 40 छात्र नहीं हैं, मेरी कक्षा में 40 छात्र नहीं हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे देयर, अब है दिया है और छात्र अधिक हैं तो सबसे पहले लिख देंगे आर। अब जो है देयर आर, इसके बाद जो है लिखेंगे नॉट। अब जो है कितने छात्र नहीं है, 30 छात्र, 30 स्टूडेंट्स। कहा, मेरी कक्षा में, इन माई क्लास, मेरी कक्षा में 30 छात्र नहीं है। दूसरा उदाहरण, मेरे जेब में कोई कलम नहीं है, कोई कलम नहीं, कोई नहीं शब्द आ गया तो इसका अनुवाद जो है देयर इज नो पेन इन माई पॉकेट, देयर इज नो पेन इन माई पॉकेट। दूसरा उदाहरण, उस खेत में एक बकरी नहीं थी, उस खेत में एक बकरी नहीं थी तो सबसे पहले लिखेंगे देयर, इसके बाद वाज नॉट ए गोट इन दैट फील्ड, इन दैट फील्ड। उस बागीचे में 40 पेड़ नहीं थे, उस बागीचे में 40 पेड़ नहीं थे तो सबसे पहले आप लिख देंगे देयर, इसके बाद वर नॉट 40 trees in that garden। होमवर्क, मेरे गांव में एक अस्पताल है। नंबर 2,
मेरे जेब में एक 50 रुपए की नोट है। नंबर 3, मेरे जेब में 50 रुपए हैं। उस बागीचे में एक लोमड़ी थी। मेरे जेब में 70 रुपए नहीं हैं। उस छत पर कोई बंदर नहीं था। उस छत पर कोई बंदर नहीं था। मेरे बागीचे में एक मेरे बागीचे में एक कुआं नहीं था। अब मेरे प्रिय छात्रों, और इस जो है प्रेस्टीज कोचिंग सेंटर यूट्यूब को जो है देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है कमेंट कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स यू।